और आज प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। हर साल 26 दिसंबर को होगा वीर बाल दिवस। पीएम मोदी ने कहा, आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों संतानों को देश पर कुर्बान कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे अजीत सिंह की उम्र बलिदान के वक्त 18 और जुझार सिंह की 15 साल थी। 26 दिसंबर को दोनों साहिबजादे मुगलों के साथ लड़ते हुए चमकौर में धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। भारतीय तट रक्षकों को बड़ी कामयाबी। गुजरात से दबोचे गए 10 पाकिस्तानी तट रक्षक बल ने यह कार्रवाई की है। नाव भी बरामद कर ली है, जांच जारी है। पूछताछ के लिए उन्हें पोरबंदर लाया गया। पाकिस्तानी नाव यासीन में सवार थे ये 12 लोग। तो गुजरात से 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। यासीन करके एक नाव थी जिसका नाम यासीन था, उसमें ये 10 पाकिस्तानी सवार थे। इनको तट रक्षकों ने पकड़ा है, पोरबंदर लेकर आए हैं। पूछताछ जारी है। नाव भी बरामद कर ली गई है। बारां में गैस सिलेंडर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पार्वती नदी में जा गिरी। हादसा किशनगंज रामगढ़ मांगरोल रोड पर हुआ, जहां पार्वती नदी की पुलिया पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटकर गिर गई। हादसे के बाद ट्रॉली में भरे सिलेंडर नदी में तैरते नजर आए। बताया जा रहा है कि बरसात के कारण पुलिया के दोनों छोर पर चिकनी मिट्टी जम गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ट्रॉली के नदी में गिरने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बाद में गैस एजेंसी के मालिक ने जेसीबी बुलवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकलवाया और सिलेंडर भरकर वितरण के लिए भिजवा दिए। कोटपुतली के बगरू में एक बेकाबू ट्रेलर पेट्रोल पंप में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेट्रोल पंप की मशीन उखड़ गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। हालांकि पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता पर जल्द काबू पा लिया, जिसके कारण हादसा टल गया। इस घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। बारां जिले के केलवाड़ा कस्बे के पास नेशनल हाईवे 27 पर कोटा से शिवपुरी जा रही मध्य प्रदेश परिवहन की यात्री से भरी बस हाईवे से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंसने की वजह से बस पलटी नहीं, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वाहन चालक ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार कार अचानक आ गई, जो रात के अंधेरे और कोहरे के कारण दूर से दिखाई नहीं दी। उसके अचानक सामने आने के चलते उसे बचाने के चक्कर में बस रोड से नीचे उतर गई। बस के कीचड़ में फंसने की वजह से करीब 3 घंटे तक यात्री परेशान रहे। चल रही सर, खींच रहे हैं उसको गाड़ी को, और क्या है। पाली में बदमाशों ने 400 मीटर लंबी रेलवे पटरी उखाड़ दी। घटना रास थाना इलाके के राबड़ियावास गांव की है। इस ट्रैक से रोजाना कोयला सीमेंट लेने के लिए 3-4 मालगाड़ी आती जाती है, जिसमें करीब 43 मजदूर और कर्मचारी रहते हैं। गनीमत रही कि समय पर पटरी उखाड़ने की जानकारी मिल गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया और 43 लोगों की जान बच गई। जानकारी मिलते ही ट्रेनों को रोका गया। रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण अंबुजा सीमेंट प्लांट से मालगाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग से संबंधित कार्य प्रभावित हुआ। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है। पाली से यह खबर है और पूरी की पूरी पटरियां उखाड़ ली गई। 400 मीटर रेल पटरी, अंदाजा लगाया जा सकता है लगभग आधा किलोमीटर की पटरियां उखाड़कर बदमाश ले गए। हैरानी की बात यह है कि इन पटरियों को उखाड़ने में अच्छा खासा समय लगा होगा, तब किसी ने भी पुलिस को इस बाबत सूचना नहीं दी। अंदाजा लगाइए, अगर इसकी सूचना रेलवे तक नहीं गई होती, क्योंकि यहां से कई मालगाड़ियां गुजरती हैं, कितना बड़ा हादसा हो सकता था।
और अभी तक वो बदमाश फरार हैं। और पाली से हमारे संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, ये 400 मीटर ट्रैक उखाड़ा गया है, यानी कि इसको जब उखाड़ने की शुरुआत की गई होगी तो अच्छा खासा समय लगा होगा। तो क्या उस दौरान किसी ने देखा नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी? अगर इस ट्रैक पे ट्रेन आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल, ये राज थाना क्षेत्र के राबड़ियावास गांव में स्थित है, जो सीमेंट संयंत्रों के लिए ब्याऊर से राबड़ियावास तक बिछाई गई है। इसके करीब 36 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है, जिसमें 400 मीटर कुछ लोगों ने इसको रेलवे लाइन को उखाड़ कर लेके चले गए थे। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम और ठंड के चलते रात के समय में इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और उखाड़ कर वहीं पास में रेलवे लाइन है, जो रेलवे लाइन बनी है उसके पास में ही उस पटरी को फेंक दिया गया है। इससे बताया जा रहा है कि ये कोई चोरों का नहीं है। इसमें एक बात सामने ये भी आ रहा है कि इस रेलवे लाइन को बिछाने को लेकर 2 साल से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और इस विरोध को लेकर भी काफी बार उन्होंने आंदोलन भी किया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें अभी तक इस रेलवे लाइन के लिए तो जमीन अवाप्त की गई, उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आरपीएफ और राज थाना पुलिस दोनों इस मामले की पूरी तहकीकात में लगे हुए हैं कि आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया है और क्या कारण रहे हैं। जी तो श्याम, क्या वो लोग आइडेंटिफाई हो पाए जिन्होंने ये पटरियां उखाड़ी हैं? जी अभी तक इस मामले में किसी के बारे में कोई पता नहीं चला कि ये घटना किसने कारित की है और क्यों की है। पुलिस इस मामले में लगातार प्रयास कर रही है कि आखिर ये वारदात करने वाले कौन लोग थे और उनके वारदात करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जोधपुर में बदमाशों ने पीएनबी के एटीएम में लूटपाट की। लुटेरों ने एटीएम भी तोड़ डाला। घटना भक्ता सनी हाउसिंग बोर्ड की है। घटना की जानकारी सुबह पता चली, जिसके बाद पुलिस और बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीएनबी के एटीएम को तोड़ा गया, लूटपाट यहां पर की गई। ये तस्वीरें उस एटीएम की, पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की, जिसमें लुटेरे घुसे और पूरे एटीएम को तोड़ दिया गया। ये जोधपुर की तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों वहां पर बदमाश घुसते हैं और एटीएम के साथ तोड़फोड़ करते हैं। किस कदर उनमें पुलिस का खौफ होगा और क्या कानून व्यवस्था होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। ये पंजाब नेशनल बैंक का वो एटीएम है जिसके साथ तोड़फोड़ की गई है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें ये बताती है कि बदमाश किस कदर शहरों में बेखौफ घूम रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे के साथ। रंजन, किस इलाके की ये घटना है? क्या एटीएम से पैसे निकाले गए हैं और पुलिस के हाथ अब तक खाली है या बदमाश पकड़ लिए गए हैं? जी आसिफ, बताना चाहूंगा सबसे पहले तो बड़ी राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जो लूट है उसमें धनराशि लूट होने की बात सामने नहीं आई है। ये प्रयास किया गया था लूट के लिए और नाकामी हाथ लगी है लुटेरों के, बदमाशों के, और ये लूट है जो होने से बच गई, तो सबसे बड़ी राहत की बात है। अब दूसरी बात ये कि क्योंकि सर्दी का समय है, रात का समय है, तो निश्चित तौर पर कुछ बदमाश क्योंकि इसी मंशा के साथ में उन्होंने एटीएम पे इस वारदात को अंजाम दिया। और जो घटनास्थल का जो मौका है उसे देखकर ये बिल्कुल बात समझ में आती है कि जो नाकामी की जो खींच है वो वहां उतारने पर बदमाशों का प्रयास किया गया था, जिसमें सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, कांच तोड़े गए हैं और जो एटीएम मशीन के जो पार्ट्स कुछ खींच कर निकालने का प्रयास किया गया था वो वहां हुए थे। लेकिन ये विफल प्रयास कहा जाएगा लुटेरों का। और इसके बाद सवेरे जब
लोगों का आवाजाही शुरू हुई, तब यह सब मंजर सामने आया और इसको देखने के बाद में फिर पुलिस को भी इतला दी गई और बैंक के अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। पूरी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र का सेक्टर 2 से जुड़ा यह एटीएम है, बाजार कहलाता है, मेन मार्केट की तरह यह एटीएम स्थित है। लेकिन राहत भरी बात यह है बैंक के लिए भी, पुलिस के लिए भी, आमजन के लिए भी, कि वहां किसी प्रकार की कोई धनराशि लेने में सफलता नहीं मिली है। आसिफ जी रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से कैश भी जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जुआरियों और सटोरियों में हड़कंप है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक युवक फर्जी फर्म बनाकर व्यापारियों से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता था और दूसरों को बेचकर फरार हो जाता था। इसको लेकर उदयपुर के कारोबारी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने टीम का गठन किया और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी गुजरात का रहने वाला है और उसके खिलाफ गुजरात में भी कई मामले दर्ज हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी गुजरात का है, नकली फर्म बनाता था, नकली कंपनी बनाता था और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। इसके चंगुल में कई लोग आए। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने अब तक कई कारोबारियों को चूना लगा दिया और जब इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने इसको ढूंढने के लिए एक टीम का गठन किया और टीम गुजरात जा पहुंची, जहां से इसका सुराग लगा था। वहां से इसे पकड़कर लाया गया। ये व्यक्ति गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है और जब पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि गुजरात में भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और अल्केश सनाड्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अल्केश, अब ये ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, क्या कुछ जानकारी पुलिस इससे अब तक जुटा पाई है और अब तक इसने राजस्थान में कितने कारोबारियों को चूना लगाया है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि राजसमंद जिले की जो राजनगर थाना पुलिस है, राजनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने एक फर्म, पहले उस बंदे ने अपनी एक फर्म बनाई। फर्म बनाने के नाम पर वो दुकानों पर, इलेक्ट्रॉनिक की जो शॉप थी, उन दुकानों पर जाकर वो सामान खरीदता था और सामान खरीदकर उस बंदे ने फिर वो वही सामान को वो थोड़ा सा पैसा देकर उन सामान को अपने पास ले लेता और उस सामान को लेकर वो दूसरे दुकानदारों को बेच देता और फिर वो फरार हो जाता। उदयपुर का एक निवासी था मितुल पटेल, उसने लेकर ये जो राजनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ये आरोपी है। आरोपी ने उसको 6.5 लाख रुपए के जो धोखाधड़ी की है उसके साथ और उसकी दुकान से जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है वो काफी सारा सामान खरीद कर वो चला गया और उसके बाद से उसकी जो पैसा ना उसने कोई उसका भुगतान नहीं किया। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने ये पाया कि जो धोखे से उस आदमी ने 6,43,770 रुपए का सामान की जो धोखाधड़ी उसके साथ की है और एक फर्जी फर्म बनाकर उसने उस सामान को दूसरी फर्मों को बेच दिया है। इस पर पुलिस ने उस आदमी को गुजरात से उसको पुलिस को लेकर आई और उसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने है उसे कम से 5 से 6 जो बड़े व्यापारी है उनको इसी एक ही तरीके से उसने जो ठगा है और उनसे इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान खरीदता है और दूसरी फर्मों को बेचकर वो फरार हो जाता है। आरोपी इतना शातिर था कि वो बार बार अपनी जगह और ठिकाने बदल कर रहता था और अपना मोबाइल चेंज कर देता था जिससे कि पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सके। जी आसिफ। जी अल्केश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी नेता कमल धादीच और नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि इदरीस गौरी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल बिदावली की कोटली में सड़क बनवाने की मांग को लेकर लोग धरना दे रहे थे। सभापति को बुलाने की मांग की जा रही थी। इस बीच धरना स्थल पर कई बीजेपी नेता भी पहुंच गए। नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी हुई। सभापति नीलोफर गोरी नहीं पहुंच पाई। उनके ससुर और उनके प्रतिनिधि इदरीस गौरी वहां पर पहुंचे। उसके बाद विवाद शुरू हुआ। बीजेपी नेता कमल धादीच ने सभापति की जगह उनके ससुर के आने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों में जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। आज मेरे साथी पार्षद ममता जी ओझा के वार्ड में यहाँ की महिलाओं ने आक्रोशित होकर और यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन किया। यहाँ का रास्ता बंद कर दिया और सुबह 11 बजे से अभी तक वो सारी औरतें अपने घर का सारा काम छोड़कर यहाँ इस गीले पानी में यहाँ पे सड़क पर बैठी उनका वेट कर रही थी। लेकिन अभी तक यहाँ पर सभापति महोदया नहीं पहुँची। पहले आयुक्त महोदय आए हैं जो आधे घंटे पहले, और उसके बाद सभापति प्रतिनिधि जी आए हैं। सभापति महोदया कभी भी किसी भी प्रदर्शन में हमारा समाधान करने नहीं पहुंचती है, तो वो किस लिए सभापति बनी है। उसके बाद जब वो प्रतिनिधि जी आए हैं तो उन्होंने कहा कि बस कल मैं ये यहाँ से रोड बनवा दूंगा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है जो कि वो हर वार्ड में आकर देते हैं। मेरे खुद के वार्ड में घुटनों तक के पानी में मैंने चलकर, मेरी पूरी वार्ड की महिलाओं ने चलकर उनसे यहाँ पे वहाँ पे आश्वासन लिया था, पर आज तक वापस वहाँ कोई नहीं पहुँचा है। पाली में एक शख्स अपनी बीवी को छोड़कर अपने साले की पत्नी को लेकर भाग गया। वो अपने साथ अपने 3 बच्चों को भी लेकर चला गया, जिसके बाद पीड़िता रूबी परवीन का रो रोकर बुरा हाल है। पीड़िता ने इसको लेकर थाने से लेकर एसडीएम तक अपनी गुहार लगाई है, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इंसाफ की आस लेकर अदालत की शरण में पहुंची। बताया जाता है कि महिला बिहार की रहने वाली है और फिलहाल पाली के आशापुरा में पति के साथ रह रही थी। और ब्रेक के बाद बात बढ़ते कोरोना केसेस की। और कोरोना पर पीएम मोदी की आज बैठक है शाम 4:30 बजे। कोरोना के हालात पर समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी ने आज ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री ने ये इमरजेंसी बैठक बुलाई है। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 27 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। लाखों में, यानी कि रोज लाखों में आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में आज ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, किस तरीके के निर्देश राज्य सरकारों को दिए जा सकते हैं, क्या पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी, क्या बंदिशें लगाई जाएंगी, इस पर आज सबकी नजर बनी रहेगी। और देश में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में 1,59,000 से ज्यादा बीमार सामने आए। 24 घंटे में 1,59,632 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये केवल एक दिन के आंकड़े हैं। 10 राज्यों में ही 1.25 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 327 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 27 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण भी फैल चुका है, यानी कि एक साथ डेल्टा और ओमिक्रॉन आम जनता पर वार कर रहा है। और प्रदेश में ओमिक्रॉन का अपडेट। प्रदेश के 17 जिलों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 373 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए। जयपुर में ओमिक्रॉन के 275 केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि ज्यादातर मरीज रिकवर कर चुके हैं।
भरतपुर में लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना केसों की संख्या अब 300 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड या फिर बाजार, सब जगह लोगों की लापरवाही नजर आ रही है। प्रशासन भी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। बस स्टैंड का जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। भरतपुर में लगातार कोरोना केसों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग फिर भी जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगाते और सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो भी नहीं करते। लेकिन उसकी हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे कि लगातार जो कोरोना है वो बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो है वो कैमरे को देख करके इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। कुछ कर्मचारी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे कि वो आखिर क्यों ऐसा करते हैं। आपको पता है कोरोना बढ़ रहा है, आपने मास्क नहीं लगा रखा। मास्क लगाएंगे, लगाएंगे अभी कभी लगाएंगे। तो देखिए लोग जो है वो लापरवाह नजर आते हैं, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए या फिर यहाँ पर यात्रियों की बात की जाए, सभी जो है वो ज़्यादातर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये यात्री हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखा, गलती मानते हो? हाँ सर, गलती मानते हो? गलती तो है जो लोग मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह इतने नज़र आ रहे हैं कि बस स्टैंड पर भी वो है मास्क नहीं लगाते हैं और काफ़ी जो भीड़ भाड़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी जो लोग हैं बात करते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर पालना करा रहे हैं? आप चालक हैं, परिचालक हैं? हम तो भाई साहब चालक हैं अजमेर डिपो के। जी जी। तो बस और में जो यात्री बैठते हैं उनसे भी वो पालना कहते हैं कि भाई मास्क लगा के बैठो, चढ़ने से पहले ही बोल देते हैं कि मास्क लगाओ गाड़ियों में। तो जो चालक परिचालक हैं वो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग जो है फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाह नज़र आते हैं। और ऐसे में बात की जाए यात्रियों की, तो ज़्यादातर यात्री जो है कैमरे को देख करके मास्क लगा लेते हैं, लेकिन वैसे जो है वो गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं। देखिए लोगों से बात करेंगे, भैया कहाँ से आए हो आप? तो देखिए लोग जो है गाइडलाइन को लेकर के कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं और ऐसे में ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है, लेकिन इनकी जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कोरोना के लगातार वार के बाद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। लोग सरेआम कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। जैसलमेर में भी यही हालात है। जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड इलाके में भी लोग इस जानलेवा वायरस को ज्यादा सजग नहीं दिख रहे। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने बाजार का जायजा लिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और इसको लेकर सीएम गहलोत भी गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन आमजन है कि लापरवाह बना है। इस वक्त हम जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड में हैं और यहाँ का दृश्य देखिए, ना तो लोगों ने मास्क लगा रखे हैं और ना ही जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। सुबह से ही जो है वो लोग घरों से निकलते हैं और कोरोना का तोहफा लेते नजर आते हैं। ना तो मास्क लगाया है और ना ही जो है सोशल डिस्टेंस है। और यहाँ पर गंदगी का आलम ऐसा कि लोग यहाँ से बच तक नहीं सकते। ये कोरोना की लहर लाने की तैयारी नजर आती है। आमजन बेपरवाह और लापरवाह हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी फैली हुई है। कोरोना को लेकर लोग जो है वो सतर्क नहीं है, ये साफ देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर घूम भी रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया, लेकिन नाक पर, भैया मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क पहना भाई, नाक नहीं ढका क्या? ये नाक अभी लगा लिया है ना। लोग जो है वो कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ बाइक चालक है, इनको देखिए, भैया मास्क नहीं लगाया, क्या कोरोना का डर नहीं लगता? सॉरी सर, भूल गया। लोग जो है वो बहाना बना रहे हैं कि वो मास्क लगाना भूल गए। कुल मिलाकर जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। कुछ और लोग हैं, आप तस्वीरें देखिए, भैया मास्क नहीं लगाया। लोग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं और कुल मिलाकर भैया अब मास्क लगा रहे हो, पहले कोरोना से डर नहीं लगता? अभी आए गांव से कौन सा डर तो सब लगते हैं। लोग जो है वो कोरोना को लेकर डर लगता है, लेकिन मास्क नहीं लगाते और कई अलग अलग बहाने बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई लोग जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है, लोग जो है वो कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो तीसरी लहर जो है वो बच्चों को प्रभावित करने वाली है। यहाँ पर कुछ और लोग भी है, कुछ बुजुर्ग भी है, उनसे भैया मास्क नहीं लगाया जी, मास्क क्यों नहीं लगाया? जो लोग है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग ने मास्क भी लगाया, उनसे भी बात करते हैं। भैया मास्क कई लोग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर डर नहीं लग रहा लोगों को, क्या कहोगे? पता नहीं सर, हमको क्या पता है। डर तो लगता ही है भैया, कई लोग बिना मास्क कर रहे हैं, उनको कुछ कह नहीं रहे। बहुत कहते हैं, ये मानते ही नहीं है, क्या करें? कोई इसके लिए कोई कानून है ही नहीं, ऐसा है, कोई कानून नहीं है इसके लिए, कोई मनमानी चलती है इनके, क्या करेंगे अपन जो अपन
लोगों का कहना है कि क्या कुछ हो जाएगा, कोरोना को लेकर कानून है लेकिन उसका कोई पालन नहीं हो रहा, ना ही कोई चालान काटे जा रहे हैं। न जाने क्यों लोग लापरवाह है। दूसरी लहर में कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, फिर भी कोरोना को लेकर लापरवाही जो है वो लगातार जारी नजर आती है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। कोटा समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोटा में 178 नए मरीज सामने आए। जिन लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विजय सरदाना से बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया शायद, कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत आज 339 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। मात्र 6 दिनों में कोटा में 64,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण को लेकर बच्चों में काफी उत्साह भी दिख रहा है। बहुत दिन से वेट कर रहे थे क्योंकि सबको वैक्सीन लगी चुकी थी और अभी कोचिंग भी जाना होता था, वहाँ बहुत भीड़ होती थी, तो इस वजह से हम भी चाहते थे हमारी भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए। उत्साह तो इस बात का है, लगवाने आए पहली बात, और अंदर से थोड़ा लग रहा है डर सुई से पर कोई नहीं, डर तो होगा ही, पर अंदर से है हाँ सेफ तो हो जाएंगे थोड़ा बहुत। अभी लग गए तो ठीक है, अभी कुछ टेंशन फ्री है। आए हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारी व्यवस्था हुई है ऑफलाइन और ऑनलाइन, CHC PHC पे हुई है। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करके भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी वो डायरेक्ट आ सकते हैं। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच राहत की खबर है। पिछले दिनों 14 जिलों में कराए गए सीरो सर्वे यानी सेरोलॉजी टेस्ट में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी मिली है। सीरो सर्वे के मुताबिक दौसा वासियों के एंटीबॉडी का प्रतिशत 94.4 है, जो 14 जिलों में सबसे ज्यादा है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में एंटीबॉडी का लेवल 91% है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनमें नेचुरल एंटीबॉडी का लेवल 74% तक मिला है। सर्वे की रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रदेश अब हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटीबॉडी विकसित होने का मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। सीरो सर्विलेंस है, इसकी स्टडी की गई है और ये देखा गया कि जो इन क्षेत्रों में लोगों का जो एंटीबॉडी का स्तर, जो कोविड-19 के प्रति जो एंटीबॉडी बनते हैं उनका स्तर कितना है, तो स्टडी की गई तो उसमें हमारे जो दौसा जिले की सर्वाधिक 94.4% पाई गई है। मैंने लगातार हमारी टीम ने जो काम किया था, जो फर्स्ट लेयर आई थी, जब से काम कर रहे हैं कोविड के अंदर, उस टाइम एसिम्प्टोमेटिक था, इस बार सिम्प्टोमेटिक था। तो जो सीरो सर्विस जो आया है दौसा डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें हमारा मेडिकल स्टाफ का भी लिया था उन्होंने सैंपल। तो जो इम्यूनिटी पावर जो हाईएस्ट जो अबव 94% दौसा राजस्थान में टॉप पे दौसा डिस्ट्रिक्ट आया है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स से कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने के दावे करने वाले खुद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि खुद कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वाले कैसे छात्रों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाते होंगे। 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट करते हैं कोटा में कोचिंग की तैयारी। संक्रमण के बीच हॉस्टल एसोसिएशन की बड़ी जिम्मेदारी। फर्स्ट फ्लोर होता है हमारे हर हॉस्टल का, उसमें हमने कुछ कमरे बच्चों का आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया है। उसके अंदर पड़ताल में हॉस्टल एसोसिएशन की कथनी की खुली पोल। जिम्मेदारों के दावा में है बड़ा झोल। शिक्षा नगरी कोटा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अब कोरोना का शिकार वो बच्चे हो रहे हैं जो कि 15 से 18 साल तक की उम्र के बीच हैं, और इन बच्चों की तादाद कोटा में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कोटा कोचिंग हब है। ऐसे वक्त में जब कोरोना का बढ़ता आंकड़ा लोगों को डरा रहा हो, कोटा के हर इलाके से मरीज सामने आ रहे हों, तो हॉस्टल एसोसिएशन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अपने सपने को साकार करने में जुटे हैं। मेस की कैपेसिटी होती है
उसका हम लोग 50% कैपेसिटी के हिसाब से मेस के अंदर बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। उसके अंदर सपोज करो 50 बच्चों का हॉस्टल है तो 25 बच्चे एट ए टाइम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मेस में खाना खाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमने एक फ्लोर, जो लास्ट फ्लोर होता है हमारे हर हॉस्टल का, उसमें हमने कुछ कमरे बच्चों को आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया है उसके अंदर। हॉस्टल एसोसिएशन का दावा है कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छात्रों से कोविड गाइडलाइंस की पालना कराई जा रही है। कोचिंग स्टूडेंट्स भी हॉस्टल एसोसिएशन के दावों पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन हर हॉस्टल के बारे में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। आपने हॉस्टल एसोसिएशन और कोचिंग स्टूडेंट्स के दावे। हमारा मास्क में हमेशा एंट्री रहता है, हमेशा मैम खाने वगैरह के लिए भी मेंटेन करवाती हैं डिस्टेंस, खाने वगैरह का भी टाइमिंग फिक्स है कि कितने बजे किसको आना है, और काढ़ा वगैरह भी मैम देती हैं पीने के लिए। हमारे हॉस्टल में तो बाकी सब कुछ सही चल रहा है, सैनिटाइज़र भी बाहर में रखी हुई है, अपना आके सैनिटाइज़ करो। बाकी मैम बहुत अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रख रही है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है मैम को इन्फॉर्म करो तो काढ़ा भी मिल रहा है, ऐसा नहीं हर 2 दिन पे काढ़ा प्रोवाइड कर रहा है। और क्योंकि लास्ट टाइम भी कोविड में हमारी हॉस्टल चल रही थी तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था और एक भी बच्चा पॉजिटिव नहीं था हमारे हॉस्टल से। कोचिंग में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन रहती है और बिना मास्क के नहीं घूमने देते। आते जाते वक्त स्क्रीनिंग रहती है एंड सैनिटाइज हर जने को करते हैं। वे सुने, लेकिन अब इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये हॉस्टल एसोसिएशन की उस मीटिंग की तस्वीर है जो कोरोना से छात्रों को बचाने के लिए बुलाई गई है। बैठक में शामिल लोगों के चेहरे पर न मास्क है और न ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। कैमरे को देखने के बाद मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना खुद नहीं कर पाते हैं, वो लोग कैसे आपके बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे उनसे कोविड गाइडलाइन की पालना करवाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऐसे हॉस्टल संचालक आपके बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे? योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।